कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म स्कूल इंडिया पे विच इज़ पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन अंग के बारे में। अगर हम पहली की क्लासेस को थोड़ा सा जोड़ के देखें तो हमने पुष्प की संरचना स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे हैं पहला अध्याय जिसमें हमें पढ़ना है पुष्पों में लैंगिक प्रजनन के बारे में या लैंगिक जनन के बारे में। इस अध्याय में सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो है कि लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पी पादप क्या होते हैं। उसके साथ साथ ही हमने पुष्प की संरचना देखी थी। हमने देखा था कि बाह्यतम जो दो अवावरण होते हैं या बाह्यतम दो चक्र होते हैं जिसे हम बाह्य दल पुंज और दल पुंज कहते हैं, वो सहायक जननांग थे, जबकि पुमंग और जायांग वाला जो हिस्सा था वह हिस्सा हमारे नर जननांग तथा मादा जननांग की तरह कार्य करता है। नर जननांग क्या होता है, कैसे उसकी संरचना होती है और उसके अंतर्गत किस तरीके से नर युग्मक का निर्माण होता है, ये सारी की सारी प्रक्रियाओं को हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने पहले की वीडियोस में देख लिया है। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं मादा जनन अंग के बारे में कि भाई जो मादा युग्मक है उसका निर्माण कहाँ होगा, कौन से हिस्से में होगा, कौन सी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होगा। तो बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जिस तरीके से हमने नर जननांग में देखा था कि एक पुष्प में नर जननांग किस तरीके से होते हैं, उसके साथ साथ ही हमने देखा था कि नर जननांग की हमने एक कह सकते हैं इनलार्ज करके एक बड़ा व्यू देखा था कि हाँ भाई सेल्स किस तरीके से उपस्थित होते हैं, कोशिकाएं का कैसा समूह होता है, कैसी परत का निर्माण होता है, उन परतों के क्या काम होते हैं, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में देखा था। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में भी हम मादा जननांग को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहली बात आया है कि मादा जनन अंग हम कहेंगे किसको, तो हम पहली क्लास से चीख चीख के कहते जा रहे हैं कि मादा जनन अंग जो है वो हम जायांग को कहते हैं। जो जायांग है वो मादा जनन अंग की तरह कार्य करता है या इसे ही हम मादा जननांग कहते हैं। हमने देखा था कि पुष्प का जो सबसे सेंटर वाला, सबसे जो केंद्र में उपस्थित जो चक्र है उसी को वही बनाता है क्या, मादा जननांग। फिर क्या है कि ये जो मादा जननांग है इसकी पूरी की पूरी एक पुष्प के अंदर जितने भी मादा जनन से संबंधित अंग है उन सब को मिला के हम कहते हैं जायांग। इस जायांग को हम जब इसके एकल इकाई में बांटते हैं तो इसे हम कहते हैं स्त्री केशर। इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केशर। ये बात हमने जब पुष्प की संरचना को समझा था तब समझ लिया था कि कोई एक पुष्प में जो जायांग है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन स्त्री केसर के नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी एक पुष्प में दल का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। उसी तरीके से जो स्त्री केसर है उसका भी उसकी जो संख्या है वो किसी पुष्प में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उन सारे स्त्री केसर को अगर हमें एक साथ एक शब्द में जो है कि आपको बताना हो तो वहां पे हम शब्द का प्रयोग करते हैं जायांग। इतनी बात हमने देखी थी। अब क्या है, कहा गया है कि किसी पुष्प में आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहली लाइन दी गई है वो दी गई है कि किसी पुष्प में जो स्त्री केसर है उनका नंबर चाहे तो 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा। आपने वो वाली पोएम सुनी होगी ना, ये वो वाला जो एक चुटकुला लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में 2 कंडीशन होगी। अगर हम जायांग की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या कि पुष्प के अंतर्गत जो स्त्री केसर है उसकी संख्या 1 है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब पुष्प है उसमें स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी पुष्प के जायांग की बात करते हैं तो इसमें 2 बातें होंगी। एक बात यह है कि वहां पे स्त्री केसर की संख्या 1 होगी। अगर स्त्री केसर की संख्या 1 होती है तो ठीक है, लेकिन अगर स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो समझते हैं कि अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर की जो संख्या है वो 1 होती है, एकल स्त्री केसर अगर किसी पुष्प में होता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं। उसके साथ साथ ही जब हमारे पास क्या होती है, दूसरी अवस्था क्या होती है कि हमारे पास एक स्त्री केसर से कह सकते हैं 1 से अधिक स्त्री केसर की संख्या होती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, 1 से अधिक अगर स्त्री केसर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो अगर स्त्री केसर की जो संख्या है वो 1 से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, और स्त्री केसर की संख्या अगर 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अगर स्त्री केसर की संख्या 1 होती है तो ये जो
अवस्था होती है इसे कहते हैं एकांडपी। और जब जो है स्त्रीकेसर की संख्या एक से ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं बहुअंडपी। इसे क्या कहते हैं? बहुअंडपी। तो ये कहाँ से आया? अंडपी वर्ड का मतलब क्या है? हम जो है कि स्त्रीकेसर को अंडप भी कहते हैं, स्त्रीकेसर को हम अंडप भी कहते हैं। तो जब एक स्त्रीकेसर तो एकांडपी मतलब एक अंडप उपस्थित है, जब एक से ज्यादा स्त्रीकेसर तो बहुअंडपी। बात समझ में? एक से ज्यादा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो जब स्त्रीकेसर का संख्या किसी भी पुष्प में 1 होता है तो इसे हम एकांडपी कहते हैं। जब किसी पुष्प में स्त्रीकेसर की संख्या 1 से ज्यादा होती है तो इसे हम बहुअंडपी कहते हैं। तो वो वाली पोएम को कंटिन्यू करते हैं कि अगर किसी पुष्प में अंडप की संख्या 1 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा है तो इसके लिए हम बहुअंडपी शब्द यूज करते हैं। इसमें क्या हो सकती है? आगे 2 कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि एक बंदे को कोई काम करना है तो वो अपने हिसाब से उस काम को जैसे उसे करना होगा वैसे करेगा, लेकिन अगर किसी ग्रुप में या बहुत सारे लोगों को मिलके कोई काम करना है तो हो सकता है वो सारे बैठ के बातचीत करें कि हाँ भाई इस काम को ऐसे ऐसे करो, तुम ये वाला हिस्सा कर लो, वो वाला हिस्सा कर लेते हैं, हम मिलके इस काम को जल्दी से पूरा कर लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रुप तो बना है लेकिन सब जो है अपने मन से काम कर रहे हैं। 2 अवस्थाएं हो सकती हैं जब बहुत सारे लोगों का समूह होता है। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होंगे, काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल अब तो भाई आप लोगों का रहता है। तो ऐसे में अगर आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करना है, जैसे बायो तैयार करना, बायो का पहला चैप्टर तैयार करना है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको अच्छे तरीके से चीजें समझना है कि हाँ भाई तुम ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, तुम ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, तुम ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ना सबको सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हम क्या कह देते हैं कि ये वाला टॉपिक जैसे नर जननंग तुम पढ़ लेना, मादा जननंग तुम पढ़ लेना, परागण की क्रिया को तुम पढ़ लेना। उसके बाद जब आप मिलते हो तो क्या कर सकते हो कि परागण जिसने परागण पढ़ा था उसने उन दोनों को परागण की पूरी प्रक्रिया को समझा दिया। नर जननंग वाली जिसने पढ़ा था उसने दूसरों को जो है नर जननंग समझा दिया। तो ऐसे क्या है कि ग्रुप में एक दूसरे के साथ आप अपना काम कर रहे हो तो क्या होगा? काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका होता है कि आप अपना पढ़ो, वो अपना पढ़े, वो अपना पढ़े, कोई किसी को बताओ मत कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है। एग्जाम के दिन तक जाके कहेंगे कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा तो तबीयत खराब था, मेरे घर में तो कोई पढ़ने नहीं देता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो सब लोग करता है। तो यहाँ पे बहुअंडपी जो आती है इसमें भी 2 कंडीशन होती है। एक क्या कि जितने स्त्रीकेसर किसी पुष्प में उपस्थित हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होंगे। और दूसरी अवस्था क्या आती है कि जितने भी स्त्रीकेसर किसी पुष्प के अंदर उपस्थित होंगे वो सारे क्या होंगे? एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जुड़ा वाला कंडीशन आता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्तांडपी। युक्तांडपी। आई थिंक आपको नीचे का दिख रहा होगा, अभी मैं साइड हो जाती हूँ तो आपको दिखेगा। ये क्या है? युक्तांडपी। और ये क्या है? वियुक्तांडपी। युक्तांडपी और दूसरा क्या है? वियुक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब है कि सब युक्त हैं, सब एक दूसरे के साथ समूह बनाए हैं, सब एक दूसरे के साथ फ्यूज है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिन कार्पस कंडीशन। और जो वियुक्तांडपी होते हैं, जब सारे के सारे स्त्रीकेसर जो एक पुष्प में उपस्थित है वो अलग अलग रहते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? वियुक्तांडपी। तो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या देखा कि जब कोई जो मादा जननांग है किसी भी पुष्प का वो क्या है? जायांग है। एक पुष्प में जायांग की बहुत सारी छोटी छोटी एक समान इकाई होती हैं। उन एकल इकाई को हम क्या कहते हैं? उन एकल इकाई को हम कहते हैं स्त्रीकेसर। ठीक है, ये स्त्रीकेसर जो है किसी पुष्प में 1 हो सकती है, मतलब इनकी संख्या किसी पुष्प में 1 हो सकती है, या किसी पुष्प में इनकी संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। अगर किसी पुष्प में इनकी संख्या 1 है तो उसे हम कहते हैं एकांडपी। ठीक है, अगर किसी पुष्प में स्त्रीकेसर की संख्या 1 से ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं बहुअंडपी। इतनी बात समझ में आई। स्त्रीकेसर जब 1 है तो भाई ये जुड़े अलग रहे कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसको सब काम अकेले ही करना है। लेकिन जब बहुअंडपी कंडीशन आती है तो इसमें फिर 2 अवस्थाएं आती हैं।
पहली अवस्था क्या है कि इसे हम कहते हैं युक्तांडपी। जब सारे के सारे स्त्रीकेसर जो एक पुष्प में उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम युक्तांडपी कहते हैं। उसी में दूसरे की अगर हम बात करें, वियुक्तांडपी के संबंध में अगर हम बात करें, तो वियुक्तांडपी वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सारे के सारे जो स्त्रीकेसर होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? वियुक्तांडपी। इतनी बात अगर समझ में आई है तो अभी अपने कॉपी में ये छोटा सा चार्ट फ्लो बनाइए। देखिए, आप लोग कोशिश किया करिए, क्योंकि वीडियोस आपको जो है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं, तो आप कोशिश किया करिए कि जो भी चीजें बोर्ड से आपको नोट करनी है वो अभी वीडियो को पॉज करके नोट करनी है। स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में फिल करते जाओगे फिर वो कभी काम में नहीं आता। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी क्या करते हैं, अगर कभी कुछ पढ़ते रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, कभी वो चीज़ें नोट्स में वापस नहीं आती हैं। और जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहली बात है कि आप लोग जिस अवस्था में हो आपको अपना शब्दकोश बढ़ाना है, आपको समझना है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप उस विषय के बारे में सब कुछ जानते हो, आप उसके बारे में सब जानते हो, लेकिन जब उसे आपको किसी को बताना होता है, आपको उसे कहीं लिखना होता है, तो आपको शब्दों की कमी महसूस होती है कि भाई इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे इसको पूरा का पूरा समझाएं। तो ऐसी अवस्था में आप जितना हो सके अपने मन की चीजों को, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, अपना शब्दकोश बढ़ाइए। ठीक है, तो नोट्स हमेशा अपना खुद का बनाएंगे, ये नहीं कि दोस्त का नोट्स लेके फोटो कॉपी करा लिया, उस कोचिंग का नोट्स लेके फोटो कॉपी करा लिया। वो सारी चीजें एक अल्टरनेटिव होती हैं उनके लिए जिनके पास वक्त नहीं है, या एक तरीके से जो नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो इस तरीके से दीजिए कि आगे जाने के बाद आपको इससे बहुत सारा लाभ मिलने वाला हो। आपको नहीं, अगर पढ़ाई के साथ साथ आपको आपकी डेली कन्वर्सेशन के लिए भी बहुत सारे शब्द आपको इसी जगह से, इसी तैयारी से मिल जाएंगे। आपको कभी कोई निबंध लिखना हो, कभी कोई ऐसे लिखना हो, नहीं भी लिखना तो अपने मन से लिखिए। इससे क्या होगा कि शब्दों को किस तरीके से सजोया जाता है, किस तरीके से एक अच्छे वाक्य का निर्माण किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आगे की चीजों को। इतना स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है। नोट करने के बाद आप क्या करोगे, आप जब भी चार्ट फ्लो बनाओगे तो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एकल स्त्रीकेसर, यहाँ पे युक्तांडपी में आप क्या लिखोगे, युक्तांडपी पे आप लिखोगे कि जब सारे के सारे स्त्रीकेसर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसमें क्या लिखोगे, जुड़े हुई कंडीशन होती है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, जब सारे के सारे अलग होते हैं। तो जो शब्द है उस शब्द का मतलब भी आप साथ साथ में लिखते जाओगे। मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, अगर मैं लिख देती तो बहुत खचपच हो जाता, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं, एक स्त्रीकेसर की संरचना के बारे में जानते हैं कि भाई एक स्त्रीकेसर आखिर दिखती कैसी है। अगर आपको ये पढ़ते पढ़ते मैं कह रही हूं कि एक पुंकेसर कैसा दिखता है, अपनी आंखों को क्लोज करिए, आंख को बंद करिए और सोचिए कि पुंकेसर कैसा दिखता है। पुंकेसर थैलेमस पे जुड़ा हुआ एक ऐसी संरचना होती है जिसमें एक लंबी सी डंठल होती है जिसे हम डंठल तंतु कहते हैं। इस डंठल तंतु के दूरस्थ सिरे पे क्या उपस्थित होता है, परागकोश उपस्थित होता है। इस परागकोश में क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, दो पालियां होती हैं। हर पाली में दो कोष्ठ होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक परागकोश में हमें 4 कोष्ठ देखने को मिलते हैं। इन चारों कोष्ठ में 4 लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इन 4 लघु बीजाणुधारियों के बाहर 4 प्रकार की कोशिकाओं का परत होता है। बाह्यतः परत को हम अंतस्त्वचा कहते हैं, उसके बाद अंतस्थीशियम, मध्य परत और टैपिटम होती है। बाहर की 3 परतें जो है वो सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है। अंदर वाली जो टैपिटम है वो हमें बढ़ते हुए जो हमारा लघु बीजाणुधानी है उसे क्या प्रोवाइड करता है, उसे फूड प्रोवाइड करता है। जो सेंटर की कोशिकाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लघु बीजाणुजन ऊतक। लघु बीजाणुजन ऊतक से लघु बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु का निर्माण करता है। लघु बीजाणु फिर इसी दो कोशिकीय अवस्था में 60% पौधों से प्रस्फुटित हो जाती हैं और जो है कि परागण की क्रिया करती हैं, जबकि 40% पादपों में क्या होता है कि यहाँ से 3 कोशिकीय अवस्था बनती है। जो हमारे पास 2 कोशिका थी, एक का नाम था कायिक कोशिका, दूसरा का नाम था जनन कोशिका। जनन कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है और उससे क्या बनता है, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। याद हो गया सब कुछ रिवाइज हो गया।
वीडियो को पॉज करिए, एक बार ये सारी चीजें जो मैंने बोली एक के बाद आईज क्लोज करके सब का सब रिव्यू करिए। आपको पढ़ना सिर्फ तब तक नहीं है जब तक आपके हाथ में पेन कॉपी हो। आप कहीं घूम रहे हो, कुछ भी आपको पढ़ना है तो आपको अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि आज मैम ने क्या पढ़ाया, स्कूल के मैम ने क्या पढ़ाया, मैंने खुद से क्या पढ़ा, कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर किए, सब अगर आप दिमाग में रिकॉल करते हो तो चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से रिकॉल कर करके याद करना है। अगर आप मेरी क्लास में आए हो इसका मतलब है कि बायोलॉजी आपका एग्जाम तक एकदम हलवा कर देना है, हलवा क्लियर कर देना है। तो चलिए ज्यायांग की बात करते हैं, सॉरी स्त्री केसर की संरचना की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्त्री केसर की संरचना की बात। स्त्री केसर की संरचना ये क्या है? एक मादा जननांग है जिसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हमने जब अध्ययन किया था पुष्प की संरचना के बारे में तो थोड़ी सी चीजें हमने वहां पे देखी थी कि जो एक पुष्प होता है उस पुष्प में ऊपर एक इस तरीके से क्या होता है, ऊपर एक तरीके से चपटी सी संरचना होती है। इसी चपटी सी संरचना पे क्या होता है कि जो हमारे पास नर युग्मकोद्भिद है, जो हमारा परागकण है, वो परागकण आके यहीं पे लैंड होता है, यहीं पे आके रुकता है, यहीं वो स्थान है जो उसे एक्सेप्ट करता है, यहीं पे इंटरेक्शन होता है। उसके बाद क्या होती है? एक पतली सी गली, सुंदर से स्टाइलिस्ट सी गली बनती है, एक सुंदर से स्टाइलिस्ट गली बनती है। उसके बाद इसका जो निचला सिरा होता है वो एक फूला हुआ सा आधार होता है और ये संरचना क्या होती है? थैलेमस पे जुड़ी होती है। कुछ ऐसी संरचना हमने देखी थी, हालांकि मैंने बहुत गंदा बनाया है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा बनाऊं। आप लोगों में से ड्राइंग किसकी अच्छी, थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फिर मैं आके आप लोगों से सीख लूंगी। यहाँ पे क्या है? कुछ ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है किसकी? स्त्री केसर की। स्त्री केसर की अगर संरचनाओं का हम नामांकन करें तो जो सबसे ऊपरी संरचना होती है वह संरचना जहां पे परागकण आके रुकता है, जो उसके लिए एक स्थल प्रोवाइड करता है, उस संरचना का नाम है वर्तिकाग्र। ये संरचना जनरली क्या होती है? चिपचिपी होती है और यहाँ पे चाहे तो छोटे छोटे हेयर सदृश स्ट्रक्चर होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर चिपचिपा रहेगा कोई चीज, जैसे कि आपने क्या किया, किसी चीज पे बहुत सारा तेल लगा दिया, वो चिपचिपा हो गया, तो थोड़ा सा भी धूल वहां से उड़ता है तो वो धूल वहां पे चिपक जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे कि स्कूल में हम लोग की वो ब्लैक वाली जूती आती थी तो हम लोग वो पहन के जाते थे और प्रेयर में जब जूती वगैरह चेक होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि अपनी जूती को साफ करने के लिए हेयर में जो तेल लगा था मम्मी लोग लगाई देती थी, ऐसे लगा के 2 चोटी कर देती थी। तो बाल में जो तेल लगा रहता है तो उसको ऐसे ले लेके जूती को पोंछ लेते थे, एकदम शाइन करने लगती थी, ऐसा लगता था कि अभी बस पॉलिश करवा के लाया गया है। फिर कुछ देर बाद क्या होता था कि जब हम लोग ग्राउंड में चलते थे या कुछ भी करते थे तो सारी की सारी मिट्टी आके जो है कि जूती के ऊपर वाले हिस्से पे जहां पे हमने तेल लगा के चमकाया था वहां पे चिपक जाती थी। फिर घर जाने के बाद अच्छी सी क्लास लगती थी, मम्मी बोलती थी कि भाई तुम लोग क्या स्कूल में पढ़ने जाते हो या मिट्टी को घर लाने जाते हो, घर पे टीला बनाना है तुम लोगों को, इतनी सारी मिट्टी ले आते हो। तो इससे क्या पता चला कि जहां पे चिपचिपी चीजें होती हैं वहां पे कोई भी चीज आसानी से चिपक जाती है। तो वर्तिकाग्र जो है वो एक थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित करता है। क्यों करता है? ताकि अगर परागकण यहाँ पे आ जाए तो ऐसा ना हो कि इधर उधर गिर जाए, वहां पे चिपक जाए। दूसरी बात क्या है कि वो वहां पे एक फिक्स पोजीशन पे स्टेब्लिश रहे, इसलिए यहाँ पे कुछ चिपचिपा सा लिक्विड ये सिक्रीट करता है। दूसरी जो संरचना है जो ऐसे स्टाइलिस्ट सी नली इसकी दिख रही है, गर्दन जैसी संरचना, उसे हम कहते हैं वर्तिका। हम लोग जब स्कूल में थे तो मेरी एक फ्रेंड थी वर्तिका, उसके नाम से ही मैंने इसको पहले याद किया था क्योंकि पहले वर्तिका 6-7 क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता तो बड़ा टफ लगता था, तो हम लोग वर्तिका और वर्तिकाग्र उसी के नाम से याद किया था। और लास्ट में अंडाशय के बारे में तो इतना पढ़ना पड़ता है कि अंडाशय तो याद ही हो जाता है। तो ये क्या है? ये 3 मुख्यतः संरचनाएं हैं जिसका हमने नामांकन किया। वो किसके भाग है? स्त्री केसर के भाग है। सबसे ऊपरी स्तर जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय। अब क्या है कि अगर हम लोग इसे इंग्लिश में जानना चाहें तो स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं कार्पल, स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं कार्पल, और वहीं पे स्त्री केसर की अगर हम संरचना की बात करें तो वर्तिकाग्र को हम कहते हैं स्टिग्मा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टिकी सा सबस्टेंट रिलीज होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज होता है, इसलिए ये स्टिकी नेचर का होता है, इसलिए इसका नाम स्टिग्मा रख दिया गया है। स्टाइल, दूसरा नाम क्या है? स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या है कि इसकी गर्दन देखो कितनी स्टाइलिस्ट है, बिल्कुल ऐसे स्टाइलिश सुराही की जैसे इसकी डिजाइन है, तो इसलिए इसका नाम स्टाइल रख दिया गया होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है? अंडाशय, जिसे हम क्या कहते हैं?
ओवरी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये तो बाहर बाहर इनके अस्तरों के हिसाब से हमने इनका नामांकन किया। अब हम उस विषय के बारे में जानेंगे, उस भाग के बारे में जानेंगे जिसके अंतर मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है। इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी ऐसे उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं अपरा। इसे हम क्या नाम देते हैं, अपरा। अपरा जब हम मानव जनन पढ़ेंगे ना बच्चों, वहां पे भी पढ़ेंगे। अपरा में होता क्या है, आपने बहुत बार टीवी में या फिर बहुत जगहों पे देखा होगा कि जब किसी बच्चे को माँ के गर्भ में दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि उसका ये जो पेट वाला रीजन होता है, वहां पे जो आपका बेली बटन होता है, वहां से क्या होता है, एक ट्यूब के द्वारा वो अपने माँ से जुड़ी होती है। तो ये वाला जो जुड़ाव होता है कि क्या करता है, मम्मी के शरीर से, जो आपकी मदर होती हैं, उनके शरीर से आपके शरीर में जो भी चीजें चाहिए होती हैं, जब खाना चाहिए होता है, मतलब जब न्यूट्रिशन चाहिए, जब ऑक्सीजन चाहिए, जब सफाई करनी है, मतलब कि वो एक ट्यूब है जिसके द्वारा आपको खाना पहुंचाया जा रहा है, आपको सब कुछ दिया जा रहा है जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है। एक मिसकंसेप्शन तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, जो मूवी में कहते हैं ना कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा, कहते हैं कि किसी के पेट में कोई का बच्चा जाएगा ना तो वो बिल्कुल एकदम मस्त जो है कि डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेट में क्या है, स्टमक वाले रीजन को मेनली पेट कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो बच्चे कहाँ होते हैं, गर्भ में होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। तो बच्चा किसी के गर्भ में पलता है, ना कि पेट में पलता है। तो वो वाली जो हीरोइंस थी, उन लोगों के पास बायोलॉजी का नॉलेज नहीं था, तो इसलिए वो कहती थी कि हमारे पेट में तुम्हारा बच्चा है, या समथिंग लाइक दैट, या फिर मैं पेट से हूँ। आप पेट से नहीं, आप गर्भ से हो, शुद्ध जो वर्ड है वो ये है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो अपरा है, ये क्या करता है, जो मुख्य प्लांट है, उस प्लांट से हमारे बढ़ते हुए दीर्घ बीजाणु को क्या करता है, न्यूट्रिशन या ऊर्जा प्रोवाइड करता है। जो भी उसको चीजें चाहिए होती है वो यहाँ से अपरा द्वारा मिलता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे शरीर में क्या हुआ था, जब हम बच्चे थे, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तो वहां पे एक पतली सी ट्यूब थी जिसके द्वारा हमको खाना मिलता था। वैसे ही यहाँ पे एक संरचना है जिसके द्वारा बच्चे को खाना मिलता है, या कह सकते हैं जो बढ़ता हुआ मादा युग्मकोद्भिद है उसे न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि इस अपरा के ऊपर जो है एक छोटी सी डंडी होती है, एक छोटी सी डंडी होती है जिसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। अभी इसे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी देखिए छोटे में ही। इस डंडी को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। वृंत का मतलब होता है डंडी या कोई पतली सी संरचना, और बीजांड का मतलब है बीजांड को धारण करने वाली। बीजांड वृंत का क्या मतलब है, एक छोटी सी डंडल जिसके ऊपर बीजांड उपस्थित हो, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। अब इस डंडी के ऊपर हमारा बीजांड जो है वो लगा होगा। इस डंडी के ऊपर हमारा जो है बीजांड कुछ इस तरीके से लगा होगा, कुछ इस तरीके से हमारा जो बीजांड है वो इस स्थान पे लगा होगा। एक मिनट, मिट जाओ भाई, अरे मिट जाओ। ये जो है कुछ ऐसी संरचना जो है हमारे बीजांड की होती है, तो हम इसे लिख लेते हैं बीजांड। ये क्या है, बीजांड। हम पढ़ते हैं कि जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, उन सभी एंजियोस्पर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये बीजांड जो है, इसकी जो आवरण होती है, इसकी जो कवर होती है, वो कितनी लेयर की होती है, 2 आवरण प्रेजेंट होते हैं। इनके पास जो आवरण होते हैं वो 2 लेयर में होते हैं, 2 आवरण इनके ऊपर उपस्थित होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसी आवरण के अंतर्गत आपके आगे की चीजें हम देखेंगे, और इसी के अंदर आपकी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो ये थोड़ी सी चीज हमने यहाँ पे देखी। अगर आपको अभी सारी चीजें नहीं समझ में आई, बस इतना समझ में आया कि वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है, अंडाशय क्या है, तो आप बहुत सही जगह पे हो। अगर पूरा समझ में आया तो आप बेस्ट जगह पे हो, अगर नहीं आया तो चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। मैं यहाँ पे आई ही क्यों हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बायो में तो ना रह पाए। बायो में कंफ्यूजन कोई नहीं रहना चाहिए, ये मेरी क्लास के बाद वाला रूल है। ठीक है, चलिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, आपको चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रही हूँ, या फिर इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रही हूँ, या फिर जो है कि मैं कुछ और अच्छी तरीके से आपको समझा सकती हूँ, तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, चलिए अब हम समझने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम अंडाशय को बनाएंगे। किसको बनाएंगे,
अंडाशय वाली संरचना को हम बनाएंगे। हालांकि अब आपकी बुक में आपको डायरेक्ट जो है बीजांड की संरचना को पढ़ाया गया है, लेकिन समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभी सिर्फ और सिर्फ अंडाशय को बनाएंगे। इसके ऊपर क्या है, स्टाइल है, उसके ऊपर क्या है, स्टिग्मा है। ये अंडाशय किससे जुड़ा हुआ है, ये अंडाशय जुड़ा हुआ है थैलेमस से। ये क्या है, ये बेसिक से संरचना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो है उभार है कोशिकाओं का, और ये इसे हम क्या कहते हैं, ये है अपरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। आपने पढ़ा होगा प्लेसेंटल मैमल्स, 11th वगैरह में पढ़ा होगा प्लेसेंटल मैमल्स वगैरह। तो प्लेसेंटा क्या है, ये से हम हिंदी में कहते हैं अपरा। ये वो हिस्सा है जिससे मुख्य पौधे से हमारे बढ़ते हुए बीजांड को, दीर्घ बीजांड को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, खाना पीना मिलता रहता है। अब क्या है, ये है हमारे पास अपरा। इस अपरा के जैसे ही ऊपर हम आएंगे, हमें एक डंडी दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। इसे हम क्या कहते हैं, इस डंडी नुमा संरचना को हम कहते हैं बीजांड वृंत। मेरे साथ साथ फिगर आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे। हालांकि आप लोग फिगर अच्छा बनाते हैं, लेकिन कॉपी में फिगर बनाइएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे बनाएं, क्योंकि हमें काफी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से कुछ संरचना हम बनाते हैं जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। अब ये जो बीजांड वृंत है, ये आगे की तरफ क्या करेगा, बीजांड का निर्माण करेगा। और बीजांड तो मुझे आज तक बनाने नहीं आया, कितनी बार मैंने कोशिश की, पर मुझे आज तक बीजांड वृंत की संरचना अच्छी तरीके से बनाने नहीं आई। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतनी संरचना तो मैं बना ही दूंगी जितना आपको समझ में आ जाए। तो कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है किसकी, बीजांड की। ये क्या है, ये है हमारा बीजांड। जहां पे बीजांड वृंत जो है वो बीजांड से जुड़ता है, वह भाग जहां पे बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है, मतलब हम बात कर रहे हैं इस संरचना की। इस संरचना की अगर हम बात करें, हम दूसरे कलर से इसको बनाते हैं, इस संरचना की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं नाभिका। इसे हम क्या कहते हैं, नाभिका, या फिर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। तो क्या है, ये है हमारे पास नाभिका वाला रीजन, इसे हम इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। तो वह स्थान कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन वगैरह में पूछ लेता है कि नाभिका क्या है। नाभिका वह बिंदु है जहां पे बीजांड वृंत जो है बीजांड के साथ जुड़ता है। जैसे कि कोई बिंदु, जैसे आप ले सकते हैं कि वह स्थान जहां पे हमारे शरीर से हमारा हाथ जुड़ता है, समथिंग लाइक दैट, कि जहां पे कोई चीज किसी दूसरे चीज से जुड़ती है, वो जो जहां पे अटैचमेंट पॉइंट होता है, उसी तरीके से जो बीजांड वृंत जब बीजांड से जहां पे जुड़ता है, जो वो अटैचमेंट पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हम पढ़ेंगे कि इस बीजांड वृंत जो है, इसके पास उपस्थित होता है बीजांड आवरण। इसके पास क्या उपस्थित होता है, बीजांड आवरण। बीजांड आवरण क्या करता है, ये हमारे बीजांड की एक आवरण या एक कवरिंग का निर्माण करता है। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स आप पढ़ेंगे, उनमें आप देखेंगे कि बीजांड वृंत जो है, इनका जो आवरण होता है वो कैसा होता है, वो 2 लेयर का होता है, 2 स्तरीय आवरण होता है। तो आप लिख सकते हैं कि बीजांड आवरण क्या है, द्विस्तरित बीजांड आवरण यहाँ पे देखने को मिलता है। द्विस्तरित बीजांड आवरण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं किसी उसकी बीजांड की। ठीक है, ये किसका फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ फीचर है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिसे हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए कि ये आवरण पूरे के पूरे बीजांड को तो घेरा रहता है, लेकिन एक ऐसी संरचना भी होती है, एक ऐसा जगह भी होता है जहां पे ये बीजांड अनुपस्थित होता है। जहां पे ये बीजांड क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। मतलब कि बीजांड का द्वार वो वाला रीजन है जहां पे सब जगह से तो घेरा मार दिया गया है, बीजांड के चारों तरफ बीजांड आवरण से घेरा लगा दिया गया है, लेकिन एक छोटा सा जगह छोड़ दिया गया है जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार किसी बीजांड की वह अवस्था है या वह स्थान है जहां पे बीज जो कह सकते हैं बीजांड का जो आवरण होता है वो अनुपस्थित होता है। बीजांड द्वार किसी भी बीजांड की वह स्थान होती है, वह उस रीजन को कहते हैं जहां पे आवरण अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है, क्योंकि यहीं से जो नर युग्मक है वो अंदर की तरफ जाता है। जनरली और भी जगहें हैं जहां से वो जा सकता है, लेकिन जनरल जो है, जो नर युग्मक जो घुसता है इसके अंदर, जो अपने
पोलन ट्यूब की सहायता से, वो यही बीजांड द्वार होता है। तो इसलिए बीजांड का जो द्वार है इसे हम क्या कह देते हैं, बीजांड द्वार। जैसे क्या है कि आपके घर की बाउंड्री है, चारों तरफ से तो पैक है लेकिन एक जगह से द्वार छोड़ दिया गया जहां से आप जाते आते हो, तो उसी तरीके से बीजांड क्या है, पूरी तरफ से तो घिरा हुआ है लेकिन एक जगह पे खुला स्थान है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। दूसरी बात क्या है कि बीजांड द्वार का जो विपरीत होता है, जैसे यहाँ पे बीजांड द्वार है तो इसका जस्ट विपरीत, मतलब इसके जो है एकदम सीधे में इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं निभाग। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, निभाग। इसे इंग्लिश में कहते हैं चैलेजल या कैलेजल एंड। ये क्या है, निभाग है। बीजांड द्वार का जस्ट विपरीत वाला हिस्सा उसे हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। तो ये बात पता चली, ये कुछ मुख्य वाले जो है कह सकते हैं मुख्य वाली संरचना है जिसके बारे में हमें जानना है। क्या क्या दिया है, सबसे पहले अपरा दी गई है। अपरा का अगर कोई आपसे काम पूछा तो अपरा जो है किसी भी दीर्घ बीजाणु जनन का वह हिस्सा है जो कि बढ़ते हुए बीजांड को या बढ़ते हुए बीजाणु को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, खाना पीना पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरा। अपरा के जस्ट ऊपर एक डंडी लाइक संरचना होती है जिसके ऊपर बीजांड उपस्थित होता है। तो अपरा क्या करती है, बीजांड विंत क्या करता है, अपरा को और बीजांड को जोड़ के रखने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपरा से शुरू हुआ है और बीजांड पे खत्म हुआ है। तो जो बीजांड वृंत है वो अपरा को किससे जोड़ती है, वो अपरा को बीजांड से जोड़ती है ताकि खाना पीना का पहुंचाने के लिए एक रास्ता भी तो होना चाहिए। आप जोमेटो से ऑर्डर कर देते हो, पता चला कि आप ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे रास्ता ही नहीं है, तो जोमेटो वाला डिलीवरी कैसे करेगा? खाना तो आपने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया लेकिन डिलीवरी कैसे होगी? तो यहाँ पे डिलीवरी के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बीजांड वृंत, वो एक डंडी लाइक संरचना होती है जहां से यहाँ से खाना होता हुआ बीजांड तक पहुंचता है। जिस स्थान पे बीजांड वृंत जो है वो बीजांड से जुड़ता है उस संरचना को हम कहते हैं नाभिका। उस संरचना को हम क्या कहते हैं, नाभिका। ठीक है, इंग्लिश में से हाइलम कहते हैं। अगर सबका इंग्लिश आपको जानना है तो अभी मैं थोड़े टाइम में बता देती हूँ। उसके बाद क्या हमने पढ़ा कि ये जो है ये बीजांड है। बीजांड में क्या होता है, द्विस्तरीय आवरण होता है, 2 स्तरों के आवरण होते हैं, मतलब 2 लेयर होता है आवरण का। इन 2 लेयर्स में क्या होता है कि पूरे बीजांड को तो ये घेरे रहते हैं लेकिन एक छोटी सी संरचना है जहां पे ये आवरण अनुपस्थित होते हैं। जहां पे ये आवरण अनुपस्थित होते हैं उस संरचना को हम कहते हैं बीजांड द्वार। ये जो बीजांड द्वार है इसके जस्ट विपरीत दिशा में यहाँ पे उपस्थित होता है निभाग। ठीक है, हर का काम और हर का नाम पता चल गया। अगर हर के इंग्लिश के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो चलिए एक एक करके जानते हैं। आवरण को कहते हैं इंटीगुमेंट, बाहरी आवरण को कहते हैं आउटर इंटुगमेंट, और अंदरी जो आवरण होता है, अंत आवरण जो होता है उसे इनर इंटुगमेंट कहते हैं। जैसे 2 लेयर है तो एक बाहर होगा एक अंदर होगा, तो जो बाहर आवरण रहता है, जो बाह्य आवरण है उसे इंग्लिश में कहते हैं आउटर इंटुगमेंट क्योंकि बाहर का है, और जो अंदर का आवरण है उसे कहते हैं इनर इंटुगमेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाहर वाले आवरण को लेके जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए बाह्य आवरण, और जो अंदर वाला आवरण है उस पर क्लिक करिए और वहां से ले जाइए, लिखिए क्या लिखिए, अंतः आवरण। यहाँ से ले जाइए और यहाँ पे लिखिए अंतः आवरण। तो बाह्य आवरण या अंत आवरण भी आप लिख सकते हैं अलग अलग, तो ये भी आपका सही है। तो बाह्य आवरण को हम क्या कह देंगे, आउटर इंटुगमेंट, और अंत आवरण को हम क्या कह देंगे, इनर इंटुगमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बीजांड आवरण, वही इंटुगमेंट की बात की गई है। बीजांड द्वार को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं, माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। निभाग को हम कहते हैं चैलेजल रीजन। चैलेजल या फिर इसे CH लिखा है तो कोई लोग इसे जो है कि कैलेजल रीजन भी कहते हैं, चैलेजल रीजन या कैलेजल रीजन कहते हैं। बीजांड को हम कहते हैं ओव्यूल, और यही बीजांड आगे चल के, इसका जो आवरण है ना, जो बीजांड का आवरण है, यही आगे चल के बीज के आवरण का निर्माण करेगा। बीज के चारों तरफ जो आवरण आप देखते हैं वो इसी बीजांड के आवरण से बनता है। उसके बाद क्या है, बीजांड वृंत को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। और जो नाभिका है इसे इंग्लिश में हम हाइलम कहते हैं, और जो आपके पास अपरा है इसे हम इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये सारी संरचनाओं का थोड़ा सा इंग्लिश नेम है, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ प्लेसेंटा या कुछ दिख जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ जाएंगे कि अपरा को प्लेसेंटा कहते हैं, हाइलम जो है वो नाभिका का नाम है, बीजांड वृंत को फ्यूनिकल कहते हैं, बीजांड को ओव्यूल कहते हैं, निभाग को चैलेजल कहते हैं, माइक्रोपाइल मतलब बीजांड होता है, इंटुगमेंट मतलब आवरण होता है, ये द्विस्तरीय होता है, बाहर का जो आवरण होता है उसे आउटर इंटुगमेंट, और जो अंदर का आवरण होता है उसे इनर इंटुगमेंट कहते हैं। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गई वो ये
बच गया कि मैम आपने सब तो बता दिया, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद बनेगी कहाँ और कैसे बनेगी। तो बीजांड जो है हमारा, इस बीजांड के अंदर जो खाली स्थान है इसमें बहुत सारी मृदूतक कोशिकाएं भरी होती हैं। मृदूतक कोशिकाओं के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मृदूतक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है। मृदूतक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो इनके अंदर क्या होती हैं, कोशिका विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। तो जैसे हमने वहां पे देखा था कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल का या कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का जो अंदर वाला चीज था, जो लघु बीजाणुधानी का जो अंदर वाली कोशिकाएं थी वो कैसी थी, उसे हमने कहा था लघु बीजाणु जन ऊतक कोशिका। तो लघु बीजाणु जन ऊतक कोशिका आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करती है और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है कि हमारे पास लघु बीजाणु का निर्माण होता है। वैसे ही कुछ प्रक्रिया हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बार ओरली समझ लेते हैं तब फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। इन कोशिकाओं का नाम पहले क्या है जान लीजिए, बीजांडकाय। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूसेलस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस वह संरचना है जिसके द्वारा क्या बनती है, जिसके द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं मृदऊतक नेचर की होती है, जिसे आप इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मृद ऊतकी होती हैं, जिसे इंग्लिश में हम पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या फीचर होता है इनका, इनके अंदर कोशिका विभाजन की अवस्था या कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। होता क्या है कि कोई जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर कोई एक कोशिका क्या होगी, जनरल नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें कोई एक कोशिका जो है वो कोशिका जो है साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। वो कोशिका क्या होगी, साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। उसका जो कोशिका द्रव्य है वो थोड़ा सघन हो जाएगा। उसका जो कोशिका द्रव्य है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सघन हो जाएगा, मतलब कि कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस होने के बाद ये कोशिका साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएंगे और इसे हम कह देंगे दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका। इसे हम क्या कह देंगे, दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका। अभी क्या है, ये पूरी की पूरी संरचना आपने जो पढ़ी, ये संरचना कैसी है, द्विगुणित है। अब क्या होगा, दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका किसके अंतर्गत जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जाएगी और हमारे पास 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जैसे हमने नर युग्मकोद्भिद के निर्माण में देखा था कि वहां पे लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो थी वो जब अर्धसूत्री विभाजन में जा रही थी तो 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। अंतर क्या है कि वहां पे नर युग्मकोद्भिद में हमने देखा था कि जो चारों कोशिकाएं बनी थी वो चारों कोशिकाएं आगे चल के नर युग्मक के निर्माण में भाग लेती हैं। मतलब चारों की चारों जो है वो सरवाइव कर जाती हैं, वो जिंदा रहती हैं और चारों के चारों जो है वो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये मातृ कोशिका विभाजित होती हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं, लेकिन उनमें से भी 3 कोशिकाएं की मृत्यु हो जाती है, उनको नष्ट कर दिया जाता है और जो एक कोशिका बचती है यही कोशिका आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देती है और उसमें आगे चल के मादा युग्मक का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ संरचना के बारे में पढ़ा। अगर मैंने जो बीच में रेड डॉट किया है वो वाली चीज आपको नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इसे हम डिटेल में फिर समझेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज करूं, अभी अपनी कॉपी में लिखिए, एक रफली सा डायग्राम बना लीजिए, रफ कॉपी पे ही लिखिए, बाद में नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। लेकिन हर जो विषय है या कह सकते हैं हर जो भाग है उसका क्या नाम है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और अपने दिमाग में सोचिए कि बीजांड वृंत क्या करता है, बीजांड द्वार क्या करता है, बीजांड क्या होता है, अपरा क्या होती है, आवरण क्या होता है। सब चीज को दिमाग में आंख बंद करके सोचिए, रिकॉल करिए। उसके बाद ही हम नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस संरचना के बारे में बात करनी है बीजांडकाय की जहां पे ये मृदउतकी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। वो बीच वाली संरचना की बात करते हैं। अगर हम बाहर बाहर वाला भी बना लें तो कुछ ऐसी संरचना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से द्विस्तरीय कोशिका का एक समूह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम
कहते हैं बीजांड। बीजांड के बाहर वाली संरचना से हमको कोई मतलब नहीं है, अब हम सिर्फ इसके अंदर उपस्थित कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं, जैसे हमने वहां पे देखा था। इन कोशिकाओं के अंदर कैसी क्षमता है? कोशिका विभाजन की क्षमता है। पौधों की बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जिनके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन इनके पास अभी भी कोशिका विभाजन की क्षमता है। इसमें क्या है कि कोई कोशिका जो है वो ज्यादा खाना पीना खा लेती है, थोड़ी स्वस्थ हो जाती है, थोड़ी हेल्दी हो जाती है, थोड़ी एक्टिव हो जाती है। तो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणु मातृ जनन ऊतक। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणु मातृ जनन ऊतक, जिसे हम बीजांड काय भी कहते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक कोशिका ऐसी होगी जो क्या करेगी, अपने साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। थोड़ी क्या, बहुत ही बड़ी हमने बना दी, लेकिन सोचिए थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और इसका क्या होगा? कोशिका द्रव्य सघन हो जाएगा। क्या होगा कि कोशिका क्या करेगी? संरचना में या साइज में क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। आकृति में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आकृति में बड़ी हो जाएगी, आकृति में बड़ी होती है, तथा इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य जो होता है वो सघन होता है, मतलब कंडेंस होता है। सघन होता है मतलब कंडेंस होता है। दूसरी कोशिकाओं से इसका जो कोशिका द्रव्य है वो सघन होता है। अब क्या होगा आगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये संरचना बनी है, ये संरचना आगे जाएगी और क्या बनाएगी? ये संरचना आगे जाके हमारे पास बनाएगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और ये आगे चल के बनाएगी हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद। लिखते हैं कि संरचना का नाम क्या है? इस संरचना को हम कहते हैं दीर्घ बीजाणु, दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका। दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका। ये दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका है, मतलब कि मातृ जनन कोशिका क्या करेगी? आगे चल के दीर्घ बीजाणु का निर्माण करेगी। ये कोशिका जाती है किस विभाजन में? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जाती है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। एक बार हम फिर से अगर आपको बता दें तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनका जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र का जो नंबर होता है वो मातृ कोशिका से बहुत कम होता है, या सॉरी आधा होता है। बहुत कम की बात नहीं होती, डेफिनेटली आधा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे जो अवस्था थी वो क्या थी? द्विगुणित अवस्था थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कोशिका बनेगी, जो दीर्घ बीजाणु बनेगा, वो कैसा होगा? जो दीर्घ बीजाणु बनेगा वो दीर्घ बीजाणु क्या होगा? ये दीर्घ बीजाणु अगुणित अवस्था में होगी, और ये कितने नंबर में होगा? 4 नंबर में होगा। इनका जो कोशिकाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई कि हुआ क्या? हमने पहले बीजांड की संरचना के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा कि एक कोशिका इसमें से क्या होती है, क्या करती है? साइज में बड़ी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। ये दीर्घ बीजाणु संरचना में कितने होते हैं? 4 संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर इसी कह सकते हैं फिगर में हम सब चीज को डिटेल में देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले क्या करती हूँ, एक्सेस चीज़ों को इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास बीच में खाली संरचना बच जाए। ऐसा नहीं कि सेल की सेल सारी की सारी सेल मर जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हमने बनाने के लिए, हमें इजी रहे बनाने में, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से चीज़ों को इरेज कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वो संरचना है। ये कोशिका थी, ये कोशिका, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये कोशिका थी हमारे पास जो कि आकृति में बड़ी हो गई थी और सघन हो गई थी। इस कोशिका ने क्या किया? इस कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया, जिसके फलस्वरूप इसने क्या किया? 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। जिसके फलस्वरूप इस तरीके से इसने जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। अब इसमें से भी कोई एक कोशिका ही होगी जो कि जिंदा रहेगी, बाकी सारी कोशिकाएं जो है मर जाएंगी। मान लो ये मर गई, ये मर गई, ये मर गई और ये मर गई, जिंदा रह गई। तो 4 जो कोशिका बनती है उसमें से 3 कोशिकाएं की मृत्यु हो जाती है और सिर्फ 1 कोशिकाएं ही जीवित रहती है। मतलब 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और 1 कोशिका ही जिंदा रहती है। जो आपको अपने विषय में पढ़ना है उस प्रक्रिया में यही होता है। और ऐसी जो अवस्था होती है, एक कोशिका से पूरे के पूरे कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एक बीजांडुज
मादा युग्मकोद, मादा युग्मकोद्भिद, एक बीजांडुज मादा युग्मकोद्भिद। कभी कभी क्या होता है कि एक दो तीन में से दो ही मरती हैं, कभी कभी होता है एक भी नहीं मरती है, लेकिन आपके सिलेबस में वो सब नहीं है, वो जब आप हायर स्टडीज करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि 4 में से क्या होती है, 3 मर जाती है और एक ही बचती है। इतना समझ में आया। अब ये एक जो है ये तो कैसी थी, ये तो द्विगुणित अवस्था में थी, और ये जो एक बची है ये कैसी है, ये अगुणित अवस्था में है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो अगुणित अवस्था में थी इसका क्या होता है। इसके लिए हमें इस पार्ट को या इस पेज को क्या करना होगा, इरेज करना होगा। इसके लिए आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या अवस्था बन चुकी है, हमारे पास जो मातृजनन हमारे पास कोशिका थी, दीर्घ बीजाणु मातृजनन जो कोशिका थी उसने अर्धसूत्री विभाजन किया और अगुणित 4 कोशिकाओं का निर्माण किया, जिसमें से 3 कोशिकाएं मर गई हैं, नष्ट हो गई हैं। एक कोशिका ही हमारे पास जिंदा बची है जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रही होगी। उसे ऐसी प्रक्रिया को जब एक कोशिका से ही पूरी की पूरी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं एक बीजांडुज मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपके भ्रूण कोश का निर्माण होगा। अभी यही एक जो कोशिका है, इसी कोशिका से आपके किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का। मतलब वह कोश या वह स्थान जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होगा, उस संरचना का निर्माण इसी एक कोशिका से होगा। उस संरचना का निर्माण इसी एक कोशिका से होगा। अब हमने क्या किया है कि हम अगुणित अवस्था को पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसी संरचना थी जिसके अंदर हमारे पास एक कोशिका थी, एक हमारे पास क्या था, केंद्रक था। होगा क्या कि ये क्या करेगी, ये करेगी समसूत्री विभाजन। क्या करेगी ये, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिका में गुणसूत्रों का नंबर होता है, जो कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। तो अब क्या होगा, ये जब समसूत्री विभाजन करेगी तो एक केंद्रक से हमारे पास 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। एक केंद्रक से हमारे पास 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रक विभाजन हो रहा है। केंद्रक विभाजन हो रहा है मतलब कि जो कोशिका का केंद्रक वाला हिस्सा है, जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, वो तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन इनका जो कोशिका द्रव्य है वो अभी एक में ही है। तो अगर सपोज करिए कि एक कोई बलून था, उसमें आपने कोई कंकड़ या कोई जो है कि उसमें छोटा सा कोई बॉल डाल दिया, तो अभी क्या है, वो एक है। अगर मान लो आपने सपोज किया कि उस बॉल को उसने जादू किया और उसके अपने नंबर को 2 कर लिया, तो क्या है कि बॉल तो एक ही है, मतलब कोशिका तो एक ही है, उसमें क्या हुआ कि जो केंद्रक का संख्या है वो 2 हो गया, और अब ये जो केंद्रक है इस पूरी की पूरी बॉल में फ्री है। अब क्या होगा कि फिर ये कोशिका जो है समसूत्री विभाजन करेगी और ये क्या करेगी, यहाँ से 4 केंद्रक का निर्माण करेगी। यहाँ से ये भी कोशिका, ये भी केंद्रक जो है समसूत्री विभाजन करेगा, ये भी करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 जो है केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया आगे होगी और यहाँ पे जो है फिर से समसूत्री विभाजन होगा और हर केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। कितने केंद्रक का, यहाँ पे हमारे पास 8 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये 8 के 8 जो केंद्रक खुद हैं वो कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में उपस्थित है। यहाँ पे कोई भी सेल वॉल या कोई भी कह सकते कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये संरचना समझ में आई। ये क्या है, हमारे पास एक जो था अगुणित क्या थी, बीजांडु थी। ठीक है, दीर्घ बीजांड थी और ये जो है कि समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रक बनाती है, फिर करती है तो 4 बनाती है, फिर करती है 8 बनाती है। अब आपको इन 8 जो केंद्रक हैं उनको उस स्थान पे अरेंज करना होगा, संलगित करना होगा जैसी ये मेच्योर या परिपक्व अवस्था में होती है। यही क्या है, यही आपका मादा युग्मकोद्भिद है। अब जब है इसे मैं इरेज करती हूँ और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अब हमारे पास क्या अवस्था बन चुकी है, हमारे पास एक ऐसी अवस्था बन चुकी है जहां पे हमारे पास क्या है, बीजांड के अंतर्गत क्या है, हमारे पास 8 केंद्रक कुछ इस तरीके से उपस्थित है। हमारे पास 8 केंद्रक कुछ इस तरीके से उपस्थित है। अब इन केंद्रकों को हम उस तरीके से संलगित करेंगे जैसे कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ये कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले अपने भ्रूण कोश को बना लेंगे। ये हमारा भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में क्या होगा कि ये जो 3 केंद्रक हैं
ये इस संरचना के साइड आ जाएंगे और 3 केंद्रक जो है इसके अपोजिट वाले दिशा में चले जाएंगे और 2 केंद्रक जो है ये इनके जो केंद्रक वाला हिस्सा है वहां पे, जो सेंटर वाला हिस्सा है वहां पे चले जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा कोशिका विभाजन। अब 8 की 8 केंद्रक बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ पे क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, मतलब कि इनके बीच बीच में क्या बनेगा, इनके बीच बीच में बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जैसे हम सेल वॉल या कोशिका क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम जो कि सेल वॉल होती है, इन सब का निर्माण होगा। तो अगर इस संरचना को हम थोड़ा सा अच्छे से बनाएं तो क्या होगा कि एक सेल वॉल तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है, एक कोशिका का सेल वॉल बन गया, दूसरी कोशिका का सेल वॉल बन गया और ये जो है तीसरी कोशिका का सेल वॉल बन गया। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक कोशिका, दूसरी कोशिका और तीसरी कोशिका का सेल वॉल बन गया। अब क्या हुआ कि इन तीनों कोशिकाओं ने अपना मेम्ब्रेन बना लिया, इन तीनों कोशिकाओं ने अपना मेम्ब्रेन बना लिया। ये दोनों कोशिकाएं क्या थी, बेस्ट फ्रेंड वाली थी कि कुछ भी हो जाए, हम कोई भी सब्जेक्ट ले ले, कोई भी स्ट्रीम ले ले, हम लोग साथ में रहेंगे। जैसे होता है ना कि 9th 10th क्लास में आपके जो फ्रेंड्स रहे होंगे, बहुत सारे आपके क्लासमेट्स रहेंगे जिनके साथ आपकी अच्छी बनती रही होगी, लेकिन किसी ने आर्ट्स ले लिया होगा, किसी ने कॉमर्स ले लिया होगा, किसी ने बायो ही लिया होगा, किसी ने मैथ्स लिया होगा, किसी कोई अलग कॉलेज में चला गया होगा, तो हमारी दोस्ती कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि जो कहीं पे भी अलग हो, जैसे कि मान लो कि किसी ने आर्ट्स ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, बट फिर भी उनकी ट्विनिंग्स रहती है, वो साथ साथ में ही रहते हैं। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन थी इन दोनों कोशिकाओं की। इन्होंने क्या कहा कि हम जो है, जब अगर बात हुई है विभाजन की, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में ही रहेंगे। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये क्या करेंगी, ये एक ही कोशिका भित्ति का निर्माण करेंगे जिसके अंतर्गत ये दोनों रहेंगी। तो हमें कुछ ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, सबका नाम लिख लेते हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। ये जो 3 कोशिकाएं हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, इनका जो समूह है इसे हम कहते हैं अंड अपैरेटस, अंड उपकरण, या फिर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एपैरेटस, एक एपैरेटस, अंग उपकरण, अंड उपकरण। अंड उपकरण में क्या होती है कि हमारे पास एक अंड कोशिका होती है, हमारे पास क्या होती है, एक अंड कोशिका होती है जो कि मादा युग्मक होती है। क्या होती है, अंड कोशिका, जो कि क्या किसकी तरह काम करती है, ये काम करती है मादा युग्मक की तरह। ये किसकी तरह काम करती है, मादा युग्मक की तरह। और दूसरी जो हमारे पास कोशिका यहाँ पे उपस्थित है, इसके साथ जो 2 और कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। 2 कोशिका जो बची, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो 2 कोशिका बची हैं, इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिका। मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं साइड होती तो आपको दिखेगा क्या है, सहायक कोशिका, ठीक है। और यहाँ पे कोशिका के बाद ये जो आपको यहाँ वाली चीज दिख रही है, इस कोशिका को हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। ये समझ में आ गया। और ये जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत। और इसी प्रतिव्यासांत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंटीपोडल। बहुत जगह आपके बुक में एंटीपोडल ही लिखा होगा, एंटीपोडल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये है हमारे पास एग एपैरेटस, ये है हमारे पास एग एपैरेटस। एग एपैरेटस में ये क्या है, हमारे पास एग सेल, ये है हमारे पास एग सेल, और ये है हमारे पास एक्सेसरी सेल। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास किसका निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस मादा युग्मकोद्भिद में ये वाली जो संरचना है, ये जो आपकी संरचना है, ये क्या है, ये आपके पास मादा युग्मक है जो कि अंड कोशिका होती है। समझ में आया। अब आगे क्या होगा, आगे ये जो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और एक जो है द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेगी, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगी। यहाँ से ये दोनों ध्रुवीय कोशिका थी, दोनों क्या थी, अगुणित थी। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस जो था वो भी अगुणित था, दूसरा न्यूक्लियस भी था वो अगुणित था। तो ये दोनों मिलके अपने आप में ही क्या करेंगे, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर लेंगी, 2n बना लेंगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अगर इतनी चीज समझ में आई तो हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, जब नर युग्मक आएगा
तो नर युग्मक में 2 नर युग्मक आते हैं। हमने जब 3 कोशिकीय संरचना देखी थी तो हमने देखा था कि जनन कोशिका जो है डिवाइड करके 2 कोशिका बनाती है, दोनों को हमने नर युग्मक नाम दिया था। एक नर युग्मक जो है वो यहाँ पे आएगा, एक नर युग्मक जो है इस अंड कोशिका के साथ मिलेगी और ये अंड कोशिका के साथ मिलकर क्या बनाएगी, युग्मनज बनाएगी। और दूसरा जो है वो हमारे पास ध्रुवीय कोशिका के साथ मिल जाएगा और ये आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, जिसे इंग्लिश में हम एंडोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। और यहाँ पे ये जो दोनों सहायक कोशिकाएं हैं ना, ये क्या करती हैं, जब हमारे पास पराग नली हमारे मादा युग्मकोद्भिद में कोशिका में इंटर करती है तो ये आपको रास्ता प्रोवाइड करती है कि भाई अंड उपकरण वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें आपको पढ़नी थी। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जायांग होता है, स्त्रीकेशर क्या होता है, स्त्रीकेशर की संरचना क्या होती है, एक पुष्प में स्त्रीकेशर की कितनी अवस्थाएं उपस्थित हो सकती हैं, स्त्रीकेशर का जो अंडाशय वाला हिस्सा था उसको हमने डिटेल में देखा कि बीजांड वगैरह कैसे होते हैं। उनके अंदर हमने देखा कि बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांडकाय जिसे कहते हैं, उसमें कोशिकाएं मृदु तक होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाओं में अर्धसूत्री, ये कोशिकाओं में क्या होती है, दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका होती है जो कि साइज में थोड़ी बड़ी होती है, सघन होती है कोशिका द्रव्य इनका। ये क्या करती है, अर्धसूत्र विभाजन करती है जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित होती हैं। इनमें से 3 कोशिकाएं को नष्ट हो जाती हैं और एक कोशिका ही आगे चल के पूरी की पूरी मादा युग्मकोद्भिद बनाती है। इस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम एक बीजांडुत मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद जो है उसमें क्या होता है कि जो एक कोशिका थी वो डिवाइड करती है, समसूत्र विभाजन, 2 केंद्रक बनाती है, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन इनके अंदर अभी तक कोई भी जो है कि कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तब ये कुछ इस तरीके से क्या होती हैं कि मादा युग्मकोद्भिद के अंदर संलगित हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं इस छोर पे, 3 कोशिकाएं दूसरी छोर पे और 2 कोशिकाएं सेंटर में। ये वाला जो छोर है इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार, ये वाला जो छोर है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला छोर हमारा कहलाता है चैलाजल या फिर निभाग द्वार। उसके बाद क्या है कि ध्रुवीय कोशिकाएं जो है ये 2 केंद्रक से मिलकर बना होता है। एक जो पुष्प जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको जो अवस्था देखने को मिलेगी वो होती है 7 कोशिकीय, क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका का नंबर है वो 7 होता है। 7 कोशिकीय, क्या ही लिखती हूँ, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक। यहाँ पे जो कोशिका का नंबर होता है वो 7 होता है, जो केंद्रक का नंबर होता है वो 8 होता है। गिनिए कैसे, 1 2 3, यहाँ पे क्या था, हमारे पास 2 केंद्रक था, 4 5 6 7 8, केंद्रक का नंबर कितना है, 7। अगर हम कोशिका की बात करें तो एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, 5वीं कोशिका, 6ठी कोशिका, 7वीं कोशिका, यहाँ पे क्या है 7वीं कोशिका। तो इस तरीके से 7 कोशिका और 8 केंद्रक उपस्थित होता है एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के अंदर। सो बच्चों, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो नर युग्मक बना था, मादा युग्मक भी बन गया, अब इनका संलयन कराना बहुत जरूरी है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 प्रक्रिया पढ़नी है, मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण, उसके साथ नर युग्मक का स्थानांतरण या फिर युग्मक का स्थानांतरण, क्योंकि ना तो अंड कोशिका के पास कोई चलने वाला अंग है, ना तो नर युग्मक के पास कोई चलने वाला अंग है। तो इनका स्थानांतरण कैसे होगा, कौन कौन सी विधियां होती हैं, सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले, जिसे हम परागर के नाम से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो पे यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम परागर समझने वाले हैं। पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिकॉल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।